अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आइंदा पीर के रोज़ से शुरू होने वाला हफ्ता बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सरगर्म होगा और इसमें तमाम अहम तरीन केसेस जो है कि वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। और आइनी बेंच 7 रुकनी बेंच जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में होगा वो इनकी समाअत करेगा। इसमें फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, अरशद शरीफ केस है, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस है, इंतखाबी धांधली केस जो बड़े बार बार मुतालबा किया जा रहा था उसको भी मुकर्रर किया गया। और 9 मई की तहकीकात के हवाले से जो कमीशन के क़याम के लिए दरख्वास्त दी गई थी उसकी भी समाअत मुकर्रर की गई है। और इमरान खान ने जो 2 मुतालबात इस वक्त रखे हुए हैं कि अगर वो पूरे ना हुए 14 दिसंबर तक तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। उसमें एक मुतालबा जो है वो इस अदालती तहकीकाती कमीशन के क़याम का भी है कि जो 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की अदालती तहकीकात करे। तो इस हवाले से ये बड़ा अहमियत का हामिल होगा। फिर 26वीं तरमीम के मामले के ऊपर बार बार जो है फुल कोर्ट का सियासी जमातों की जानब से, जो अपोजिशन जमातें हैं, चाहे PTI हो, जमात इस्लामी हो या बाज़ दीगर जमातें हैं, उनकी तरफ से मुतालबा किया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी 1-2 खतूत लिखे और फिर अभी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में भी उन्होंने एक बार फिर कहा कि तमाम मामलात को निपटाने से पहले एक बार 26वीं आइनी तरमीम का जुडिशल रिव्यू कर लिया जाए और फुल कोर्ट बुलाई जाए। इसमें जितनी भी दरख्वास्तें आई हुई हैं उनको मुकर्रर किया जाए, लेकिन ये मामला आइनी बेंच की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें होगी। और फिर एक मामला कि सिविल नाफरमानी की तहरीक कितनी काबिल अमल है या नहीं है, ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में इस वक्त हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब तशरीफ़ रखते हैं, माहिर कानून है, और अमजद शाह साहब जो पाकिस्तान बार कौंसिल के सीनियर मेंबर और माहिर कानून है, ये हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का। शाह साहब, आपसे हम स्टार्ट करते हैं। आप हमारी तमाम लीगल कम्युनिटी के जो है कि असातिज़ा में शुमार होता है आपका ये जो नेक्स्ट वीक होगा, जिन केसेस का मैंने हवाला दिया, इसमें एक इमरान खान साहब जो डिमांड कर रहे थे उनमें से भी एक डिमांड उनकी जो है कि ये या चलो एटलीट किसी फोरम के ऊपर एड्रेस की गई, या फैसला क्या होता है वो बात की बात है। और दूसरा मामला जो मैं चाहूँगा कि जो जवाद एस ख्वाजा साहब जो साबिक चीफ जस्टिस भी रहे हैं, और ये जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला था, उस केस की भी समाअत जो है कि वो 9 दिसंबर को रखी गई है। और ख्वाजा साहब ने एक मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर किया है कि जी कि आप पहले इस मामले को निपटाने से पहले 26वीं तरमीम का मामला निपटा लें कि अगर उसके ऊपर कोई भी फैसला ऐसा आता है जो असरअंदाज हो सकता है आइन साजी के ऊपर, तो फिर बाकी सारे के सारे मामला जो हैं उसके साथ लिंक होंगे। तो इन 2 हवालों से ज़रा बताइएगा कि आपकी ओपिनियन क्या है। देखिए, इसमें ना सबसे पहले जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से जो केस है उसे नंबर 1 पे सुना जाना चाहिए। और उसे क्योंकि अब 26वीं तरमीम के आने के बाद आइन के मुताबिक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही उसे सुन सकता है। जब तक 26वीं आईनी तरमीम मौजूद है और उसके तहत आईनी बेंच उस पर को फैसला करेगा तो उसका वाकई ही असर पड़ेगा बाकी केसेस पर, क्योंकि उनकी ख्वाहिश ये है कि 26वीं तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए और फिर वो पुरानी सुप्रीम कोर्ट बैठ के उनके केसेस को सुने उनकी मर्जी के मुताबिक। अब रह गई बात ये कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल, इस पर तो बार का मुसलसल मतलब एक मौकफ है कि किसी भी सूरत में सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इससे अदरवाइज भी फौज के खिलाफ भी लोगों के अंदर नफरत में इजाफा होता है और अवाम के लिए भी ये मुनासिब नहीं है। उनके लिए जो सिविल कोर्ट्स हैं उनमें उनके खिलाफ केसेस सुने जाने चाहिए। वहां पर अगर किसी ने ऑफेंस किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, वहां पे एविडेंस होनी चाहिए। क्योंकि तस्वर ये किया जाता है कि फौजी अदालतों में उस तरह से एविडेंस नहीं थ्रैश आउट की जाती जिस तरह से कि सिविल अदालतों में की जाती है। बहरहाल मुनासिब यही होगा कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल ना हो। अब इसके अलावा जो और एक केस वो है जो इलेक्शन के हवाले से है, इंतखाबी तो धांधली इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी धांधली के, मेरा ख्याल है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट को इसलिए इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि प्रॉपर प्रोसीजर मौजूद है, ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, और जो तरीका कार हमेशा से चला आ रहा है इलेक्शन एक्ट के तहत, जब वहां पर ऑर्डिनरी रेमेडीज मौजूद हैं तो फिर ऐसी स्पेशल रेमेडी जो है
जो जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट, तो वो मुनासिब नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ था कि वो एमएनए थे, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो तरीकाकार था उसको खत्म करके और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट उनको नायल कर दिया था, तो उस पर बहुत ज्यादा उंगलियां उठी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो जितनी सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनके लिए यही मुनासिब होता है कि वो उन केसेस में जहां पर लोअर कोर्ट्स में या जो ट्रिब्यूनल्स के अख्तियारात हैं उनमें मुदाखलत न करें तो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा इस ट्रिब्यूनल के तनाजुर में ही, फिर मैं हाफिज़ साहब की तरफ आता हूँ कि जब इलेक्शन हुए उस वक्त इलेक्शन एक्ट कुछ और था, इलेक्शन हो गए, चैलेंज हो गए, नताइज, उनकी हेयरिंग स्टार्ट हो गई और फिर उसके अंदर एक तरमीम की गई। तो ये जो एक कहा जाता है जी कि आप अपनी मर्जी का फॉर टाइम बीइंग, अच्छा ये हालात हुए तो ये कर लिया, हालात चेंज हुए तो फिर कानून बदल लिया, फिर तब्दीली हुई तो फिर बदल लिया। ये जो एक चीज़ है कि स्पेसिफिक एक होता है पर्सन स्पेसिफिक, एक होता है इवेंट या हालात के स्पेसिफिक कानून को बार बार बदला जाता है। इस तनाजुर के अंदर ये इतराज़ किया जा रहा है कि जिस तरह से इत्तफाक राय से ये रिटायर्ड जजेस को निकाला गया था ट्रिब्यूनल में से, उस वक्त ये ख्याल था कि नहीं ये कंप्रोमाइज़ होते हैं और सर्विंग जज होने चाहिए। अब जब ट्रिब्यूनल में समाअत शुरू हो गई तो फिर रिटायर्ड्स को वापस ले आया गया तरमीम करके। तो आप समझते हैं कि ये तरीका ठीक है, विजडम है पार्लियामेंट की और उसको एहतराम करना चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं ये मफादात को देखते हुए जो तरमीम की गई है उसको स्ट्राइक डाउन होना चाहिए? दो राय हैं ये। देखें, आइन के मुताबिक पार्लिमान के पास इख्तियार है, उसका एहतराम होना चाहिए, लेकिन जनरल प्रिंसिपल ये है कि इवेंट स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक जो भी लेजिस्लेशन होती है उसे बदनीति पर मबनी लेजिस्लेशन समझा जाता है। वो कभी भी मुनासिब नहीं होती। लेजिस्लेशन वही है जिसको प्रॉपरली आप डेलिब्रेशन करके, मशावरत करके, सबसे उस पर उनका वो जिसे हम कहते हैं मौक़िफ़ लिया इनपुट जाता है। जी लेके हाँ। तो जो लेजिस्लेशन होती है वही लेजिस्लेशन मुनासिब समझी जाती है। पार्लिमान का अख्तियार जरूर है, लेकिन ऐसी लेजिस्लेशन की मैं नहीं समझता कि कोई सेन पर्सन इसकी हमायत कर सकता है। ये जिसको लीगल टर्म के अंदर मेलाफाइडी कहा जाता है। हाफिज साहब, ये या बुनियादी सवाल जो शाह साहब से मेरा था वही आपसे है कि एक इमरान खान की डिमांड थी कि दो ये मुतालबात कमीशन बनाया जाए। 9 मई का केस भी अब सामने आ रहा है और फिर ये इंतखाबात की धांधली का केस भी सामने आ गया, उसमें भी शाह साहब ने मौक़िफ़ दिया है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर ज़रा आप बात कर लें, फिर हम वो 26वीं तरमीम जो है कि वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर लूँगा उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब, जो पहला आपने सवाल किया है वो है इलेक्शन की रिगिंग के मुतालिक जो है, और आपको याद होगा कि जब 2013 के इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी पीटीआई ने जब एक धरना दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी इन 34 जो सीट्स हैं इनका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए और इनको ओपन किया जाए, और फिर वो एक ऐसा मामला चलते चलाते जो है वो धरने तक पहुंचा, और उस धरने के बाद ये कहा गया कि जी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। अब ये है कि पाकिस्तान के आइन के नीचे जो और है, उस वक्त एक कमीशन बना भी था जिसने कुछ अपनी रिपोर्ट नहीं भी दी वो थी। मैं आपको बताता हूँ सिस्टमैटिकल ना नहीं ना है वो वैसे। इसलिए ठीक है। हुआ खालिद साहब कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) के नीचे कोई पावर नहीं है कि वो पाकिस्तान के इलेक्शंस का एज ए होल जो है फोरेंसिक ऑडिट करवाए या उसके अंदर जो इरेगुलरिटीज़ अलेज की गई हैं उनको इन्वेस्टिगेट करे, या उसके बाद ये है कि वो ऐसा कोई ऑर्डर पास करे कि जो ऑर्डर जो है वो प्रेयर के अंदर करके पूरे पाकिस्तान के जो इलेक्शन जो हैं उनके ऊपर सेट असाइड किया जाए। अब ये है कि आर्टिकल 225 कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपने किसी भी हलके को सेट असाइड करवाना है उनके रिजल्ट्स को, तो वो थ्रू इलेक्शन पटिशन ही आ सकता है, और इलेक्शन पटिशन जो है वो आपके आर्टिकल 219 के नीचे जो ट्रिब्यूनल्स बनाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद जो आपके इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक जो है वो ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और वहाँ पे 180 दिन का टाइम है। जिसकी तरफ आपने इशारा किया था वो ये था कि जब ये कि केस के दौरान कानून बदल दिया और फिर वो नहीं वो मैं 180 से बहुत पहले वो अच्छा। आपने वो ऑर्डिनेंस पे जिक्र किया, उसके अंदर ये था कि जब धरना ख़त्म हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, तो उसके बाद गवर्नमेंट और पीटीआई की एक नेगोशिएशंस आई और उसके अंदर एक स्पेशल ऑर्डिनेंस आया, और उस ऑर्डिनेंस के अंदर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एम्पावर किया गया, और उन्होंने उस एम्पावरमेंट के होते हुए एक ख़ास पीरियड के लिए जो है उसको एज ए कमीशन के तौर पे काम किया, और उसके अंदर उन्होंने ऐसी इरेगुलरिटीज़ पॉइंट की कि जो पाकिस्तान के जो इलेक्शन प्रोसेस है
उसको एज अ होल जो है ना उन्होंने डिस्क्रेडिट किया और ना उन्होंने सेट असाइड किया, और लेकिन उन्होंने सिस्टम की बेहतरी के लिए सर्टेन रिकमेंडेशंस दी। तो लिहाजा ये है कि अगले हफ्ते को जो आपका केस लग रहा है, नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल पार नहीं है आर्टिकल 184(3) के नीचे जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुने। अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उसको फिक्स किया है, तो पहला सवाल ही उसकी मेंटेनेबिलिटी का आएगा, और उस मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो है ये सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है इसने आइन के नीचे ही रहते हुए कोई फैसला करना है, और वो फैसला प्रॉस्पेक्टिवली ये मैं समझता होगा कि इन पिटिशंस को मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर डिसमिस किया जाएगा और कहा जाएगा कि आप उन कॉम्पिटेंट फोरम्स पर जाएं जहां पे आपने इलेक्शन पिटिशन जो हैं वो फाइल किए हैं, और वहां के ऊपर कहा जाएगा कि एक्सपेडाइटली उन चीज़ों को 180 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला करें। और वो 180 दिन तो कब के वैसे गुजर नहीं, वो गए हैं। देखे ना कि वो ये है कि हमने सारा जोर जो था वो बजाय ये है कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर लगाते, हमने उसको पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी के अंदर लगाया। आपने लाहौर के अंदर देखा कि पहले बेंच बने, फिर उन्होंने कहा हमारी मर्जी के आने चाहिए, फिर चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर किया, फिर इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो ऑर्डर आया, फिर उन्होंने जाके हाई कोर्ट के जज ने फिर एक और ऑर्डर किया, और फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजॉल्व किया कि नहीं, ये प्रेरोगेटिव जो है वो आइन के नीचे और इलेक्शन एक्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन का है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपने देखा है कि वो कंट्रोवर्सी पिटीशन ट्रांसफ़र है नहीं होनी, वो दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, उन्होंने रिमांड किया, इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जो है उनकी पिटीशंस को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, और मेरा ख्याल है कि मामला फिर जाएगा बुनियादी। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाफिज साहब वापस आते हैं तो यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, और कुछ मामला कि इन्हीं मामलात का जो सियासत के साथ जुड़े हुए मामलात है उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहेगा।